हेलो एवरीवन, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज हम लोग बात करेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और एक टॉपिक काफ़ी इलेबोरेटेड टॉपिक है। तो हमने पिछली क्लास में बात किया था कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर। ये दो तरीके के होते हैं, एक होमो और दूसरा हेटेरो। होमो पॉलीसैकेराइड्स मैंने आपको बताया था जिसके मोनोमर्स रिपीटिंग यूनिट यानी मोनोमर सेम होते हैं, और हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स में सेम नहीं होते हैं। जैसे ये एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड का बना होगा, जहाँ पे A इज इक्वल टू हेक्सोजेस या पेंटोजेस। अगर A ग्लूकोज है तो आपने देखा होगा इससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोसेंस। पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकेंस भी कहते हैं। ये दो तरीके की होती है होमो पॉलीसैकेराइड, एक होती है ब्रांच्ड और दूसरी अनब्रांच्ड। जो ब्रांच्ड होती है इसके कई एग्जाम्पल्स हमने बताए थे, जैसे आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। इसमें से एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है, वो है डेक्सट्रॉन्स। डेक्सट्रॉन्स कहाँ पाया जाता है? मेनली डेंटल प्लाक्स, DLAQUE। जो डेंटल प्लाक होते हैं वो डेक्सट्रॉन्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। तो कई बार पूछ देता है डेक्सट्रॉन्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो एक्चुअली इसका आंसर इसी में छिपा हुआ डेक्सट्रॉन्स में। इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है और S6 बॉन्ड पाया जाता है डेक्सट्रॉन्स में, यानी अल्फा ग्लूकोज यूनिट जो होती है आपस में जुड़ी रहती है, बैकबोन बनाती है डेक्सट्रॉन्स की, और 1,6 बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा ये जगह जगह पे ब्रांच्ड होती हैं। जो ब्रांच्ड होती हैं ये 1,2 पे पर भी हो सकती हैं, 1,4 पर भी हो सकती हैं और 1,3 पर भी हो सकती हैं। डेक्सट्रॉन्स का फंक्शन, डेक्सट्रॉन्स क्या करता है, बैक्टीरिया को एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता है, स्टिकी इस एटमॉस्फेयर, जिससे बैक्टीरिया आपस में चिपके रहते हैं। दूसरा क्या होता है, डेक्सट्रॉन्स क्या होता है कि चारों तरफ एक सराउंडिंग ऐसा मीडियम बना देता है ताकि बैक्टीरिया डायरेक्ट केमिकल्स के संपर्क में ना आए। इस तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। और चूंकि ये ग्लूकोज का पॉलीमर है तो जरूरत पड़ने पर बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म के लिए डेक्सट्रॉन से ग्लूकोज लेते हैं। इस तरीके से डेक्सट्रॉन जो बैक्टीरिया क्या होता है कि सपोर्टिव एटमॉस्फेयर देता है या प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो प्लाक्स को हटाते हैं। इसका जो है कॉमर्शियल जो यूज होता है वो सेफाडेक्स के रूप में होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है जो JNU का बायोटेक्नोलॉजी के लिए MSc एंट्रेंस होता है, और कई बार इससे क्वेश्चन उसमें कई बार पूछा गया सेफाडेक्स क्या है। जो कॉमर्शियली जो है प्रोडक्शन ऑफ डेक्सट्रॉन्स इज कॉल्ड सेफाडेक्स, और कहाँ यूज होता है तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो जब क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो ये डेक्सट्रॉन से रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आप काफ़ी कुछ एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, मैंने बताया था कि ये पॉलीसैकेराइड, हेटेरो शब्द ही बता रहा है कि ये पॉलीसैकेराइड डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बने होते हैं। जैसे यहाँ पर एक मोनोमर ये हुआ, एक ये है। आप ऐसे समझ लो कि A और B दो अलग अलग हेक्सोजेस हैं, ये आपस में जुड़ गई, तो जुड़ने के बाद क्या बना ली, डाइसैकेराइड्स। अब ये जो डाइसैकेराइड बना है यानी दो अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, एक डाइसैकेराइड ऐसा, फिर यही सेम रिपीटिंग यूनिट में जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वो इनको हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाइसैकेराइड्स व्हिच इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपस में ऐसे जुड़ते चली जाती हैं। तो जहां पर A कोई और मोनोसैकेराइड है, B कोई और मोनोसैकेराइड है, अभी हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक विथ इन द डाइसैकेराइड ये, और एक है इन बिटवीन द डाइसैकेराइड्स।
तो समटाइम्स क्वेश्चन इज अराइज फ्रॉम दीज टू थिंग्स कि ए प्लस विथ इन कौन सा बॉन्ड बनता है और इन बिटवीन कौन सा बॉन्ड बनता है। तो इनके बीच में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, यानी डाइसैकराइड मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा और दो डाइसैकराइड्स के बीच में बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हेटेरोपॉलीसैकराइड मुझे उम्मीद है कि आपको अभी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आगे चल के देखते हैं। हेटेरोपॉलीसैकराइड्स आर देयर आर 3 कैटेगरीज मेनली। एक जो पहली कैटेगरी है वो अगर जैसे इसको छोड़ देते हैं अभी, तो पहले देखते हैं जैसे ए ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस। ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है? ये ऐसा हेटेरोपॉलीसैकराइड्स है जो मेनली एनिमल और बैक्टीरियम पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। प्लांट में इसका कंपेयर आप पेक्टिन से कर सकते हो, ठीक है ना। तो एनिमल और प्लांट दोनों हम कंबाइंड पढ़ाएंगे। और दूसरा जो हेटेरोपॉलीसैकराइड का एग्जांपल है, ये हेटेरोपॉलीसैकराइड है, कंफ्यूज मत होइए। और दूसरा जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकैन है। पेप्टाइडोग्लाइकैन इज फाउंड इन बैक्टीरिया। कभी कभी क्या होता है, ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेन के साथ साथ प्रोटियोग्लाइकेन से लिखा जाता है। तो नथिंग, मतलब कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं इसमें। जब ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस अधिकतर प्रोटीन से जुड़ जाती हैं, जुड़ी रहती हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। मींस ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस आर जनरली अटैच्ड टू द प्रोटीन। तो उसको हम क्या करते हैं? प्रोटियोग्लाइकेंस कहते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेंस की बात कर रहे हैं। तो ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेंस जब प्रोटीन से जुड़ेगा तो दूसरी बात हो जाएगी। पहले ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेंस समझ लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गई? ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेंस हो गई। दूसरी कैटेगरी पेप्टिडोग्लाइकेन की है जो बैक्टीरियम पाया जाता है मेनली। और तीसरा होता है अगर जो है जो मैराइन रेड एल्गा होती है उनमें पाया जाता है। तो ये 3 तरीके के हेटेरोपॉलीसैकराइड एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चल के एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेंस। हायर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन उठते हैं और नीट लेवल पर भी इससे क्वेश्चन उठ जाते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन उठते हैं पर थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आप उसको ठीक से नहीं पढ़े तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा टॉपिक है ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस। देखिए, तो पहला पॉइंट आप समझिए, जो ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेंस होते हैं मेनली इट इज फाउंड इन एनिमल एंड बैक्टीरिया। नंबर तो होता क्या है, पहले क्या हुआ था, शुरुआत में जब सेल्स की डिस्कवरी हुई थी तो ये देखा गया जो सेल के अंदर सब्सटेंस होता है, ये जिसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म की जो बाउंड्री होती है यानी पेरिफेरी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, यानी ये स्ट्रक्चर, ये इसको क्या कहा गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। या आप ऐसे समझ लीजिए कि अंदर का जो जो अंदर का सब्सटेंस है उसको जो घेरने वाली बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सीधा क्या है? आपका ब्लैक बोर्ड आ गया, या यूं कहें सीधा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर आ गया। पहले जब टेक्निक्स इतनी नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी, तो यही लगता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या कोई भी जो सेल होती है सीधे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है। पर बाद में जैसे जैसे एज सुन एज टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, इट इज फाउंड दैट कि आउटसाइड द सेल, यानी सेल के तुरंत बाहर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के ही पार्ट होते हैं। तो इस आउटसाइड द सेल जो स्ट्रक्चर, जो स्पेस पाया जाता है आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जो स्थान है उसको बोला गया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में देखा गया कि यह जो स्पेस होता है यह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का बना होता है, यानी सेल्स के बाहर भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जगह होती है, उस खाली जगह को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहा गया। और वो जिस चीज का बना होता है उसको क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखा जाता है कि एनिमल सेल्स में जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं वो ECM के मामले में बेहद एक्टिव होती हैं, यानी वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वेल डेवलप होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जैसे कि एग्जांपल आपको बता दूं, सब लोगों ने सुना होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है दैट अंडरलाइज एपिथेलियल सेल्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है
इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है वो किस चीज का बना होता है? एक्चुअली जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ये जो बना होता है ये ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन्स क्या होती हैं, यहां पे जो प्रोटीन्स होती है जैसे आपका कोलेजन प्रोटीन है, फाइब्रिन प्रोटीन है, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है, ये सब। और दूसरा पार्ट होता है ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस। ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस अभी हम डिटेल में बता रहे हैं, ये टॉपिक ही है। होता क्या है कि ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस और ये प्रोटीन्स मिलके एक मेशवर्क नेटवर्क बनाती हैं, वो चारों तरफ से नेटवर्क। इसका मुख्य काम क्या होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का, कि ये जो है सेल को सपोर्ट देती हैं। दूसरी चीज क्या होती है, सेल्स को एक शेप में रखती हैं। और तीसरा, इनके बीच का जो फ्लूइड होता है वो दूसरे सेल टू सेल में कम्युनिकेशन या एक पाथ, पोरस पाथ जो है बनाता है। तो हमने अभी तक ये जाना जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है वो ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। और एक्स्ट्रासेलुलर जो मैट्रिक्स होता है ये सेल्स के जो बाहर की जगह होती है जिसे एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं एक्चुअली क्या होती है, जब सेल्स एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, समझिए आप, तो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में नहीं आती हैं। सबसे पहले उनका पाला किससे पड़ेगा, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जो उपस्थित एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है उससे। या सेल एक दूसरे को पहचानती हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू, तभी तो जो है सेल्स आपस में जो टिश्यू वगैरह बनाती हैं। तो जैसे इसको और आगे में जब डिटेल में समझेंगे समझ में आ जाएगा। तो अभी आप समझ लीजिए इन कनेक्टिव टिश्यू या इन कनेक्टिव सेल्स around the cell there is a space which we call extracellular space, and extracellular space is made up of extracellular matrix. Extracellular matrix is made up of glycosaminoglycans and proteins. ग्लाइकोसामिनग्लाइकेंस क्या होता है, ग्लाइकोसामिनग्लाइकेंस को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक ऐसा ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस जो कि पॉलीसैकेराइड है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, जिसका मॉलिक्यूलर बहुत वेट ज्यादा होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट इज अ वेरी हाई। इसका एग्जांपल है हायल यूरानिक एसिड, इससे क्वेश्चन उठता है। और कुछ ग्लाइकोसामिन ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा कम होता है इसकी अपेक्षा। तो इसका एग्जांपल है जैसे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये दो तरीके का होता है, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। दूसरा क्या होता है, जिससे हमारी कार्टिलेज जिसकी बनी होती है। दूसरा होता है हमारा डर्मेटन सल्फेट, जो हार्ट का वॉल होता है, स्किन की प्लायबिलिटी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो डर्मेटन सल्फेट की बनी होती है। तीसरा हमारा क्या होता है किरेटैन सल्फेट, नॉट टू कंफ्यूज्ड विथ किरेटिन। एक किरेटिन सल्फेट है और वो किरेटिन प्रोटीन है, दोनों में कंफ्यूज मत होइए। और फोर्थ होता है हिपेरन सल्फेट, हिपेरन नहीं है, हिपेरन सल्फेट। इस तरीके से अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्लाइकोसामिनग्लाइकेंस के दो कैटेगरी होती है, एक जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर क्या आता है हाई यूरानिक एसिड, और दूसरा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसके अंतर्गत क्या आता है कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट और हिपेरन सल्फेट। ठीक है ना। तो चलो यूरोनिक एसिड या हायल यूरेनेट, कुछ भी लिख देते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है हायल यूरोनेट। या जिनके घर में घुटने गठिए के रोगी होंगे, आर्थराइटिस रोगी होंगे, उनके घर में दवाएं कुछ इस तरीके की दिखती होंगी, या इसको बोलते हैं हायल यूरोनेट। हायल यूरानिक एसिड क्या होता है इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये जो है एक लुब्रिकेंट का काम करता है। कहाँ पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड में।
ठीक है ना। आपका जो वाइट्रियस ह्यूमर होता है आइस का, ये इसी का बना होता है। ये क्वेश्चन बताता है एग्जाम में, वाइट्रियस ह्यूमर इज मेड अप ऑफ। नीट वाले ध्यान दें और बाकी कंपटीशन वाले भी इसको ध्यान दें, इससे क्वेश्चन उठता है, मैंने पहले बता दिया है। तीसरा, ये शीयरिंग इफेक्ट शो करता है। अब शीयरिंग इफेक्ट क्या होती है, इसको जब मसल्स पढ़ाएंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और ये क्या होता है, बायोलॉजिकल शॉकर का काम करता है। यानी जब हम लोग उछलते हैं, कूदते हैं या जैसे खड़े हैं, तो ये जो है बायोलॉजिकल शॉकर का काम करता है, जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, ठीक है ना। अब ये बना किस चीज का होता है, मैंने आपको बताया था कि ये हाइल्यूरोनिक एसिड जो होता है एक पॉलीमर होता है, और पॉलीमर है कैसा है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। पॉलीमर तो है ही है, और ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। इसका मतलब ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर के मिलकर बना होता है। कैसे मिलकर बना होता है चलिए देखते हैं। देखिएगा, इसमें जो है एक स्ट्रक्चर इसका हाइल्यूरोनिक एसिड में ये, इसमें एक स्ट्रक्चर जो होता है, इसे समझ लीजिए अभी आप कि ये डी ग्लूक यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का बना होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था हेट्रोपॉलीसैकेराइड में दो मोनोमर होते हैं अलग अलग के, ए और बी। अब क्या होता है कि एक तो ये होगा, यही स्ट्रक्चर यानी ए और बी आपस में जुड़ती हैं, ए बी। ए की जगह क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोयूरानिक एसिड, और बी की जगह क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये स्ट्रक्चर आपस में जुड़ के जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो मैक्रोमॉलिक्यूल तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। तो आप इसको समझिए, यहाँ पे दो बॉन्ड पाया जाएगा, एक इनके बीच में और एक इन दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये अगर आप लोग हमारी प्रीवियस क्लास देखे होंगे, तुरंत स्ट्रक्चर ड्रा कर ले जाएंगे। यूरानिक एसिड बनना मतलब होता है इसका प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो बहुत सिंपल है, OH H OH OH H OH, ये COO हो जाएगा। अगर यहाँ H जुड़ा है तो इसको बोलेंगे ग्लूक यूरानिक एसिड। लेकिन जनरली जो है सेल्स में pH 7 पे ये अलग हो जाता है, हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज रहता है, इसको बोलते हैं ग्लूक यूरोनेट। तो ये आपका तैयार हो गया डी ग्लूक यूरोनेट। अब आपको दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। ये आपको भी पता है, स्ट्रक्चर मैंने कई बार इसको ड्रॉ किया है। यहाँ दूसरा कार्बन NH CO CH3 से OH रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे OH होगा, AH होता है, यहाँ पे AH OH और ये CH2OH। ये आपको क्या तैयार है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। कभी कभी यह नीचे नाग लिखा रहता है, और कभी कभी ऐसे इसको दिखाते हैं कुछ बुक में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन GLNC करके, GLN ग्लूकोसामिन। बात देखिए, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन GLN है। अब होता क्या है, पहले इसमें बॉन्ड समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि ये दो मोनोमर जो होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड, ये पहला कौन सा कार्बन हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये कौन सा कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो जो बॉन्ड बनता है 1 और 3 के बीच में बनता है, यानी जो डाइसैकेराइड तैयार होगी रिपीटिंग, या जिसको डाइमर बोलते हो आप, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो 1,3 बनता है। कैसे, इसका OH और इसका H निकल जाएगा, तो फिर क्या बचेगा। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, इसका OH और इसका OH H निकल जाएगा, इसका OH और इसका H निकल गया, तो यहाँ पे O बचा, ये ऐसे। तो कौन सा बॉन्ड है ये, बीटा 1,3 बॉन्ड है।
ये डाइसैकेराइड तैयार हो गया। अब यही डाइसैकेराइड कई बार जुड़ेंगे आपस में, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा 1 और इनके ये 4। अब जो अगला आ जाएगा, अगर आपको यही सेम स्ट्रक्चर तैयार करना, चलिए तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये यही यूनिट कई बार लेना है तो आप इसी स्ट्रक्चर को रिपीट कर लीजिए। ये सिंपल से मैं बता दे रहा हूं, यही स्ट्रक्चर को मैंने दूसरा ड्रा कर लिया। अब ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो कहां पे जुड़ेंगे? AH OH है, ये 4 है, यही स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है यहाँ पे। तो जो बॉन्ड बन जाएगा OH और OH इनके बीच में, ये यानी यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा O, इस तरीके से। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? β14 बॉन्ड। तो हाई यूरानिक एसिड में आपको ये समझना है कि इट इज ए पॉलीमर ऑफ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ डी ग्लूक्यूरोनेट एंड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इनके बीच में 2 तरीके का बॉन्ड पाया जाता है। एक विथिन डाइसैकेराइड जो पाया जाएगा वो β13 होगा, और जो 2 डाइसैकेराइड को जुड़ेगा वो β14 होगा। ये इसी का हाई यूरानिक एसिड बनता है। ऐसे ढेर सारे 50-60 हजार लाखों मॉलिक्यूल जोड़ने चले जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो चूंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस मॉलिक्यूल्स के पास, यानी हाई यूरानिक एसिड के पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो जब नेगेटिव, मान लीजिए मैं हाई यूरानिक एसिड को ऐसे दिखा दूं, ऐसे, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है कि पानी यानी वाटर को क्या दिखाते हैं? हाइड्रोनियम आयन दिखाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी केटायन पार्टिकल से जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है, तो इसका ये बेनिफिट होता है कि हाई यूरानिक एसिड क्या होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है, तो जब इस पर प्रेशर पड़ता है, यानी जैसे हम जब खड़े होते हैं, जब उछलते हैं, कूदते हैं, तो प्रेशर पड़ने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस तरीके से जुड़ना पानी का, निकल जाना, जुड़ना पानी का, निकल जाना क्या करता है? एक प्रकार का जो है बायोलॉजिकल शॉकअप का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो है ये प्रेशर को और जर्ग को झेलने की कैपेसिटी आ जाती है। तो उम्र के साथ साथ जो है ये कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है, तो हम लोग डॉक्टर सुना होगा कि भाई इनके घुटने का पानी सूख गया है या पानी कम हो गया है। तो एज सुन एज एज प्रोग्रेसेस, ये जो है कैपेबिलिटी जो है थोड़ा सा कम हो जाती है। तो हाई यूरानिक एसिड से ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं उठते हैं। हायर लेवल पे बस ये पूछा जाता है कि विच मैक्रोमॉलिक्यूल शो शियरिंग इफेक्ट, तो ये जानने के लिए जरूरी है हाई यूरानिक एसिड। और वाइट्रियस ह्यूमर किसका बना होता है? हाई यूरानिक एसिड का। इसके अलावा एक चीज़ ये देखा गया कि हाई यूरानिक एसिड चूहों में ये कैंसर प्रोटेक्ट करता है, यानी कैंसर को रोकने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। बट इट इज़ इन द, अभी मतलब अर्लियर रिसर्च है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें अभी अपडेट नहीं है। ह्यूमंस में ऐसा कोई जो है इसका एविडेंसेस नहीं है। तो ये हाई यूरानिक एसिड हो गया। अब जो है दूसरा हम लोग देखते हैं, अगला कार्बोहाइड्रेट 4 सल्फेट एंड 6 सल्फेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट सल्फेट, ये कहां पाया जाता है? कार्टिलेज का पार्ट होता है। और इसको देखने के लिए इसमें ये किसका बना होता है? ये बना होता है मेनली डी ग्लूक यूरोनेट प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है ना? ये 2 होता है, 4 सल्फेट और 6 सल्फेट। कार्बोहाइड्रेट 4 सल्फेट और कार्बोहाइड्रेट 6 सल्फेट। इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर ड्रा करके। अभी आपने ग्लूक्यूरोनेट का स्ट्रक्चर बनाया था, एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए, हो गया OH H H OH OH H H OH, ये हो जाएगा COO माइनस, ठीक है ना? ये आपका तैयार है डी ग्लूक्यूरोनेट। ग्लूक्यूरोनेट ये क्या जुड़ जाएगा इससे? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए OH H NH CO CH3 OH OH H CH2OH, ये आपका है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन।
एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। अब जो इनके बीच में बॉन्ड पाया जाएगा वो ये और ये 3 के बीच में, जैसे हाइड्रोनिक एसिड में था, तो यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा, तो यहाँ वो बचेगा, यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा ये, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड हुआ? बीटा 1,3। होता क्या है, कई बार क्या होता है, जो कार्बोनेटेड सल्फेट में जो मेन, अगर ये कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 नंबर वाला OH रिप्लेस हो जाता है सल्फेट ग्रुप से, तो क्या बन जाएगा? O3SO, सॉरी चल नहीं रहा है, O3 ऐसा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन 4 सल्फेट। और कई बार क्या होता है कि ये रहता है OH और यहां पर जुड़ जाता है सल्फेट ग्रुप OSO3, तब इसको बोलते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन 6 सल्फेट। आया समझ में? तो कन्वर्टेड सल्फेट का यही स्ट्रक्चर है। ये कहाँ मेनली पाया जाता है? ये मेनली जो है आपको पाया जाता है कार्टिलेज में। अब आता है जो अगला टॉपिक है इसमें, डर्मेटन सल्फेट। डर्मेटन सल्फेट डर्मेटन सल्फेट में क्या होता है? एक क्वेश्चन आया हुआ है, डी ग्लूक्यूरेनेट का एपिमेराइजेशन हो जाता है। एपिमेराइजेशन जब डी ग्लूक्यूरेनेट का एपिमेराइजेशन हो जाता है, कहाँ पे? 5वें कार्बन पे, 1 2 3 4 5। तो जब इसका एपिमेराइजेशन हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर 5th पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? COO इधर आ जाएगा H। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड यूरोनेट। तो एल्डिहाइड यूरोनेट और प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 4 सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट बना होता है एल्डिहाइड यूरोनेट और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन का। ये कहाँ पाया जाता है मेनली? ये जो है स्किन को प्लायबिलिटी यानी लचीलापन देता है। दूसरा, हार्ट की जो वेसल्स होती हैं वो इसकी बनी होती हैं, और जो वेसल यानी हार्ट की पूरी ब्लड वेसल्स इसी की बनी होती है, और जो हार्ट की वॉल होती है वो भी इसी डर्मेटन सल्फेट की बनी होती है। और अब है इसमें कीरेटिन सल्फेट। कीरेटिन सल्फेट एक ऐसा ग्लाइकोसामीन है जो कि जिसमें ग्लूक्यूरेनेट या एल्डिहाइड यूरोनेट नहीं पाया जाता है, बहुत एक्सेप्शनल केस है, बल्कि ये डी गैलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 6 सल्फेट का बना होता है। कौन? कीरेटिन सल्फेट। बॉन्ड वही होगा, इनके बीच में 1,3 बॉन्ड हो जाएगा, और इसके और बाकी दूसरी यूनिट के बीच में 1,4 बॉन्ड होगा। ये कहाँ मेनली पाया जाता है? जो हॉर्न सेल्स होती हैं, जैसे सींग वगैरह है, वो कीरेटिन सल्फेट की बनी होती हैं। एक कीरेटिन नहीं, कीरेटिन इज ए प्रोटीन, कीरेटिन सल्फेट है, इट इज ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसामीन ग्लाइकेंस। ये कहाँ मेनली पाया जाता है?
ये आया है सबसे पहले जहाँ ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है वहाँ पे मिलने वाले से कार्निया मेन, बोन्स में भी रहता है, कार्टिलेज में भी रहता है। और इसके अलावा मैंने भी आपको बताया था जो हॉर्न सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कीरेटिन सल्फेट की। तो बॉन्ड आप बनाना सीख जाइए, क्योंकि अगर हर चीज़ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हिपेरिन सल्फेट। हिपेरिन सल्फेट, ये हिपेरिन का नाम सुना होगा आपने। जो हिपेरिन सल्फेट होता है हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो जितनी ब्रेन सेल्स होती हैं, सब में जो है हिपेरिन सल्फेट मेम्ब्रेन, उनके सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिपेरिन सल्फेट जो होता है कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में, उनकी सेल मेम्ब्रेन पे और ब्रेन्स में। इसका मुख्य काम क्या होता है, हिपेरिन सल्फेट का जो मुख्य काम होता है वाउंड फॉर्मेशन और वाउंड हीलिंग, यानी यह जो है घाव भरने और घाव बनाने में बड़ी मदद करता है हिपेरिन सल्फेट। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये देखा जाता है कि जो हिपेरिन सल्फेट होता है यह सेल प्रोलिफरेशन और सेल डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये CSIR UGC में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच मैक्रोमोलिक्यूल इज important for cell proliferation and cell differentiation, so that is the heparin sulfate। फोर्थ क्या होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल, क्या होता है, ये फर्स्ट रोल हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड में क्या होता है कि ये ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता है। एक्चुअली क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से सीधे नहीं बाइंड करते हैं। जैसे अगर ये ग्रोथ फैक्टर है कोई, तो इसका जो रिसेप्टर ये है, ये इससे सीधे नहीं बाइंड कर पाएगा, किससे, GFR यानी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगा। इसको बाइंड करने के लिए हिपेरिन सल्फेट का होना जरूरी है। तो पहले जो है ग्रोथ फैक्टर हिपेरिन सल्फेट से जुड़ता है, फिर यह स्ट्रक्चर जाके ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से बाउंड करता है, तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल डिफरेंशिएशन और सेल प्रोलिफरेशन में। ये केमिकली बना किसका होता है, ये केमिकली जो बना होता है एल आइड यूरोनेट 2 सल्फेट का और प्लस N सल्फो डी ग्लूकोसामाइल 4 सल्फेट का, ठीक है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर लेंगे तो आपको, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिपेरिन सल्फेट का स्ट्रक्चर, ये मैंने आइड यूरेनेट का स्ट्रक्चर बना दिया है पहले। तो ये आइड यूरेनेट पे आप दूसरे नंबर पे सल्फेट जोड़ देंगे, और यन सल्फो जो यन एस्टाइल होता है, एस्टाइल ग्रुप की जगह सल्फो जोड़ देंगे, और ग्लूकोसामिन का स्ट्रक्चर पता है, फोर्थ पे आप सल्फेट जोड़ देंगे, तो यह हिपेरिन सल्फेट तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये इसके पास सल्फेट पर मॉलिक्यूल लगभग 2.5 ऐसे समझ लो सल्फेट होते हैं। और सल्फेट ग्रुप कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। इस निगेटिवली चार्ज के कारण यह बहुत ही जो है हाईली चार्ज मॉलिक्यूल है। यानी हमारी अगर देखा जाए तो हमारी जो हमारे ह्यूमन सेल्स में ये सबसे हाईली चार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट हाईली चार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल इज हिपेरिन सल्फेट। ये चार्ज पार्टिकल इसको बहुत कुछ प्रॉपर्टीज देता है, जिसका डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। और इसमें जो है इसी का इंट्रासेलुलर जो फॉर्म होता है विच इज सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल, MAST, जो सिक्रेट करता है मास्ट सेल, उसी को हम लोग बोलते हैं हिपेरिन।
ये हेपेरिन क्या होता है, आप सबको पता है कि एंटीकोआगुलेंट होता है, यानी जो है ब्लड को जमने से रोकता है। तो ये इतना था ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेंस से। तो ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, हाइल्यूरोनिक एसिड आता है, कार्बोहाइड्रेट सल्फेट आता है, डर्मेटेन सल्फेट आता है, इसके अलावा केराटिन सल्फेट आता है और हिपेरिन सल्फेट आता है। ये ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेंस होते हैं। जब यही ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेंस जुड़ जाते हैं प्रोटीन से, तब इनको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब प्रोटीन से जुड़ते हैं या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से जुड़ती है, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना, स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। ग्लाइकोप्रोटीन की 3 कैटेगरी होती है, एक फर्स्ट कैटेगरी, एक सेकंड कैटेगरी और एक थर्ड कैटेगरी। समझिएगा, फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिसमें ये ग्लाइकोज बना लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट का पार्ट कम होता है। एक्चुअली वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है, वही ग्लाइकोप्रोटीन है। कंफ्यूज मत होइए, अगर ग्लाइकोप्रोटीन कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है प्रोटीन पार्ट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है। और एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियोग्लाइकेंस। यही प्रोटियोग्लाइकेंस किसका बना होता है, ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेंस का और प्रोटीन का। और जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है म्यूसिन की। म्यूसिन को क्या होता है, वही जो जिससे म्यूकस बनता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे म्यूसिन, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाए कि ग्लाइकोप्रोटीन। अब होता क्या है कि जैसे कोई प्रोटीन बन के निकल के आती है, एक मिनट मार्कर चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रोटीन बन के आई, ये इस प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स जुड़ते हैं मेनली ऑलिगोसैकेराइड फॉर्म में, ऑलिगोसैकेराइड्स फॉर्म में जुड़ते हैं इस प्रोटीन से। तो ऑलिगोसैकेराइड का प्रोटीन से जुड़ना ये कहलाता है ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन, इससे क्वेश्चन उठते हैं कि ग्लाइकोसिलेशन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोसिलेशन अकर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी बॉडी या गाल्जी एपरेटस। ये समझिएगा आप लोग कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जब प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट मोइटीज यानी अंश जुड़ते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है जहां होती है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी। तो अब मान लीजिए जैसे ये आपका एक प्रोटीन है, ये तो प्रोटीन किसका बना होगा, एमिनो एसिड का। तो कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे अगर ऐसा सीक्वेंस है, एस्परजीन है, ये मैं एक्स बना रहा हूं, ये एस्परजीन एक्स, सेरीन, थ्रियोनिन, ठीक है ना, मार्कर चल नहीं रहा, सब बोल रहा हूं, समझ जाइएगा। एस्परजीन है, एक क्रॉस है, सेरीन है। तो प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड की बनी होती है। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ जुड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं कि प्रोटीन बहुत लंबी हर जगह जुड़ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि कुछ सीक्वेंस पहचानता है। अगर ऐसा कहीं सीक्वेंस उसको दिख गया, एस्परजीन, यहाँ एक्स, सेरीन और थ्रियोनिन, तो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी ऑलिगोसैकेराइड जुड़ जाएगा। तो एक्स क्या है, एक्स का मतलब प्रोलीन नहीं, सिर्फ प्रोलीन को छोड़ के बाकी और कोई अमीनो एसिड्स हो। हालांकि कुछ अमीनो एसिड्स जैसे अब बहुत रेयरली हुई होती है, जैसे एस्पैराजीन है, और उसका मैं डिस्कस आगे कर लूंगा, अभी करेंगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो अगर ऐसा सीक्वेंस जुड़ दिखता है तो ऑलिगोसैकेराइड जुड़ जाएगा। तो ऑलिगोसैकेराइड क्या करता है, एस्परजीन से जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये बहुत क्वेश्चन आता है CSIR UGC में। और सेरीन और थ्रियोनिन से ऑलिगोसैकेराइड जुड़ता है बाया ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
जो लोग एमएससी एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं जेएनयू वगैरह की, उसमें बहुत क्वेश्चन उठता है, गेट में, जैम में, ये हमेशा क्वेश्चन इससे आता है कि ये जो सीक्वेंस पूछ देता है कई बार, ग्लाइकोसिलेशन का सीक्वेंस क्या होता है। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोसिलेशन में जो प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, यहाँ पे एस्पेरेजिन एक्स मतलब यहाँ पे प्रोलिन नहीं हो, और सेरिन थ्रियोनिन। एस्पेरेजिन एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़ती है आल्गोसैकेराइड से, और ये दोनों ओ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ये हो गया प्रोटीन का। तो लेकिन प्रोटीन आल्गोसैकेराइड को पहचानेंगे कैसे, ऐसे सबसे जुड़ जाएगी? इसके लिए भी एक सीक्वेंस क्रम होता है जिसको बोलते हैं पेंटासैकेराइड ग्रुप, यानी ऐसा आल्गोसैकेराइड जो ये रखता हो, ये अब ये क्या है? आल्गोसैकेराइड में, जब आल्गोसैकेराइड में ये सीक्वेंस पाया जाएगा, यानी 3 मैनोज शुगर मैंने बताया था ना, मैनोज शुगर मतलब जो ग्लूकोज का एपीमर होता है, किस पोजीशन पे? कार्बन 2 पे। गुड मॉर्निंग टू यू बताया था। तो मैनोज, और ये क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यानी ये भी है, ये भी। जब कोई आल्गोसैकेराइड, जैसे ये आल्गोसैकेराइड है, ये ऐसा ग्रुप लेके चलेगा, ठीक है ना, ऐसा ग्रुप कोई सा भी कुछ भी लेके चले, लेकिन जब उसके साथ ये सीक्वेंस आ जाएगा, ऐसा सीक्वेंस, तो फिर क्या हो जाएगा कि प्रोटीन उससे जुड़ जाएगी, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन। तो प्रोटीओग्लाइकेंस में क्या होता है, यही प्रोसेस होती है कि जो ग्लाइकोसामीन ग्लाइकेंस होते हैं, ये प्रोटीन से जुड़ते हैं, और जब प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्रोटीओग्लाइकेंस बनता है। और एक होता है पेप्टाइडोग्लाइकेंस। जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। तो चल के देख लेते हैं, अभी देखें कितना से वो बचा हुआ। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी स्पेस है, तो आज ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली बहुत लेंदी टॉपिक है ये, और ऑनलाइन जो है बड़ा रिकॉर्डिंग करके बड़ी दिक्कत होती है। अब है पेप्टाइडोग्लाइकेंस। ग्लाइकेंस मतलब बता दिए कि पॉलीसैकेराइड होगा, और पेप्टाइड में मतलब इसमें पेप्टाइड ग्रुप जुड़ा। ये किसमें पाया जाता है? मेनली बैक्टीरियल सेल वॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के पर्पज से बहुत क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये जो है ग्लाइकेन पहले बना हुआ, ये होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके लिए आपको प्लीज आई रिक्वेस्ट टू गो फॉर प्रीवियस वीडियोस। तो ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, OH H OH। ये क्या किससे रिप्लेस हो जाता है? NH CO CH3, और आपका ये हो जाएगा OH H OH, ये है CH2OH H। ये आपका है एन एसिटाइल यानी नाग। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। करना कुछ नहीं है, सेम स्ट्रक्चर ड्रा करिए। ये मैं सेम स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, OH NH CO CH3 OH H OH CH2 OH H। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जो थर्ड वाला OH होता है ये लैक्टिक एसिड से रिप्लेस हो जाता है। ये हो जाएगा, ये देखिए आ गया CH COO CH3, ये क्या है? लैक्टिक एसिड। तो जब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से लैक्टिक एसिड जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ओनली प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है, उसकी सेल वॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट और एनी अदर एग्जामिनेशन पर्पस।
और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो 1 और 4 के बीच, ये 4 है, 1 और 4 के बीच में बनता है। ये कौन सा बॉन्ड है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देता है, इसीलिए जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल लाइसोजाइम की प्रति प्रोन होती है, टूट जाती है। अब आगे क्या होता है, ये आपका तैयार हो गया ग्लाइकेंस। अब यही पार्ट आपस में जुड़ता चला जाएगा, ग्लाइकेंस तैयार करेगा। आगे इसमें क्या होता है, पेप्टिडोन, जो लैक्टिक एसिड होता है इससे जो है पेप्टाइड जुड़ जाता है। और जो पेप्टाइड का सीक्वेंस होता है बहुत यूनिक होता है। होता क्या है कि इससे एल एलेनिन, एल आइसो ग्लूटामीन, फिर नहीं डी है, ये डी आइसोग्लूटामीन, फिर एल लाइसिन और फिर डी एलेनिन, ये 4 इससे जुड़ जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इधर CO ग्रुप रहेगा, इधर NH2 रहेगा। आए समझ में? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। यानी इस डाइसैकेराइड यूनिट के लैक्टिक एसिड पार्ट से ये सीक्वेंस जुड़ जाता है। कौन सा? एल एलेनिन, डी आइसोग्लूटामीन, एल लाइसिन, डी एलेनिन। अब थोड़ा सा अगर आप अकल लगा लोगे तो समझ जाओगे आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब सेम स्ट्रक्चर यही होगा क्योंकि पॉलीमर है। ये मैंने पार्ट फर्स्ट बना लिया, ये पार्ट सेकंड बना लिया, ये आपस में जुड़े, यानी ये इसको मैं ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके पास भी यही सीक्वेंस होगा, एल एलेनिन, डी आइसोग्लूटामीन, एल लाइसिन और डी एलेनिन। ये दूसरी आपकी जो चेन है, इसी बैकबोन की दूसरा पार्ट है। होता क्या है कि ये पेप्टाइड और ये पेप्टाइड आपस में एक दूसरे क्रॉस लिंक होती हैं। किससे? 5 ग्लाइसिन से, जो ग्लाइसिन की पेंटापेप्टाइड होती है, यानी 5 ग्लाइसिन चेन जुड़ जाती हैं तो वो पेंटाग्लाइसिन बन जाता है। ये पांचों यूनिट आपस में एक दूसरे से क्रॉस लिंक करते हैं, यानी इसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस और इसका अमीनो एसिड सीक्वेंस किससे क्रॉस लिंक रहता है? ग्लाइसिन 5 से। तो अगर ग्लाइसिन का ये वाला सिरा डी एलेनिन से जुड़ा है तो दूसरे वाले से एल लाइसिन से जुड़ेगा, और अगर एल लाइसिन से जुड़ा है तो डी एलेनिन से जुड़ेगा। तो ये जो क्रॉस लिंक होता है किसके बीच में होता है? ये मेन जो बैकबोन रहते हैं उनके बीच में। तो इस क्रॉस लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रॉस लिंक होता है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत मजबूत रहती है। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इस क्रॉस लिंक को नहीं होने देते हैं, तो उसमें से जैसे आपका पेनिसिलिन है और ऐसी कैसी एंटीबायोटिक है जो क्रॉस लिंक को रोकती हैं। तो ये जब हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो बैक्टीरिया जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। हम ज़्यादा और इसको नए डिटेल में जा रहे हैं, अभी बस इतना जान जाइएगा पेप्टाइडोग्लाइकेंस में जो कंपोजिशन होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड का बना होता है। जो लैक्टिक एसिड वाला पार्ट होता है इसमें जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस ये पाया जाता है टेट्रापेप्टाइड, एल एलेनिन, डी आइसोग्लूटामीन, एल लाइसिन, एल। इसका जो है इसमें आपको पता होगा एप्सिलॉन एमिनो ग्रुप पाया जाता है। ये दोनों आपस में जो टेट्रापेप्टाइड होती है क्रॉस लिंक होती है ग्लाइसिन पेंटाग्लाइसिन से, और इसका जो क्रम होता है कि अगर एलेनिन से जुड़ा है तो दूसरा लाइसिन एप्सिन जो लाइसिन का जो एप्सिलॉन ग्रुप होता है एमिनो का उससे जुड़ेगा, और अगर लाइसिन से जुड़ा है इस वाले लाइसिन से तो इससे जुड़ेगा। एक क्रॉस लिंक को कौन सा रोकता है? एंजाइम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो ये इतना हमारा था जो है बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेंस था। इससे क्वेश्चन उठते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट जो है हेट्रोपॉलीसैकेराइड में जो है हमारा है अगर। ये किसमें पाया जाता है? मैराइनेट एल्गम पाया जाता है। ये किसका पॉलीमर होता है? डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज का। बस इसमें क्या होता है कि जो आपस में विथिन मॉलिक्यूल्स के अंदर एल गैलेक्टोज में बॉन्ड बन जाता है, ईथर बॉन्ड बन जाता है,
बस यही है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ एयर गैलेक्टोज होता है, इसमें जो है बॉन्ड बन जाता है और इस बॉन्ड के कारण जो होता है ईथर बॉन्ड विथिन इसके अंदर पाया जाता है। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द एल गैलेक्टोज। और बीच बीच में क्या होता है कि इसमें पायरुवेट और सल्फेट ग्रुप पाया जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज आ जाता है। इसका कमर्शियल पर्पज है, इससे जो है बनता है अगर से एगेरोज। एगेरोज जेल आपने सुना होगा, इससे बनता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है करीब करीब 1.5 लाख। ये कई बार एग्जाम में आता है और इसका यूज हम लोग करते हैं न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जिससे ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि एगेरोज क्या होता है। और हमने आप तो कभी नहीं देखा कि अगर किसका पॉलीमर हो, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो ये था हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड से। अब अगली बार जो है हम कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद इसमें जो छूटा होगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू।